गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमारा आज जो है प्रनाउन हमें ओवर करके एडजेक्टिव का रिकॉग्निशन लेना है। प्रनाउन का रिकॉग्निशन मोस्ट प्रोबेबली हो गया था, थोड़ा सा रह गया था, वो अभी मैं ख़त्म करवाता हूँ, फिर हम करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये हम कर चुके थे प्रनाउन का डेफिनेशन। पजेसिव एडजेक्टिव में अगर नाउन जुड़ता है दोनों पजेसिव प्रनाउन बनते हैं, हो चुका है ये सब समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, नो वन, नथिंग, ये किसी न किसी पर्सन, प्लेस को या थिंग को इंडिकेट करते हैं, तो ये सब प्रनाउन होते हैं। ठीक है, और एक बात किया था कि प्रनाउन के बाद ही एडजेक्टिव आता है, प्रनाउन के बाद ही एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव को प्रनाउन से पहले नहीं रखते। ठीक है, और इसमें बात आई थी कि जो एडजेक्टिव है आईएनजी फॉर्मेशन में भी हो सकता है। एडजेक्टिव जब नाउन प्रनाउन को डिफाइन करे तो आईएनजी फॉर्मेशन में भी हो सकता है, और एडजेक्टिव को हमेशा प्रनाउन के बाद रखना। यही बात यहाँ है, आई हैव बॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू, तो IAL लग कर ये वर्ड एडजेक्टिव बन गया, तो एडजेक्टिव को प्रनाउन के बाद ही रखना है, प्रनाउन से पहले नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो सेक्शन था, ये जो सेक्शन है, अगला जो पॉइंट है वो इसी चीज़ पर बेस्ड ऑन था कि प्लेसिंग की बात कर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है प्लेसिंग की, किसकी? नाउन और प्रनाउन को देखकर एडजेक्टिव की प्लेसिंग की बात हो रही है कि नाउन के केस में एडजेक्टिव को कहाँ रखा जाए और प्रनाउन के केस में एडजेक्टिव को कहाँ रखा जाए, क्योंकि एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रनाउन को डिफाइन करना। एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रनाउन को डिफाइन करना। अब सेंटेंस के अंदर नाउन को डिफाइन कर रहे हो या प्रनाउन को, तो एडजेक्टिव किधर रखा जाए? तो बेटा देखो यही लिखा हुआ है, अगर किसी एडजेक्टिव से नाउन को डिफाइन कर रहे हो, किसी एडजेक्टिव से नाउन को डिफाइन कर रहे हो, तो एडजेक्टिव को नाउन से पहले भी रख सकते हो और एडजेक्टिव को नाउन के बाद भी रख सकते हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, दोनों जगह रख सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव को आपको प्रनाउन के बाद ही रखना पड़ेगा, प्रनाउन से पहले नहीं। जिस प्रकार से नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है ना, इसी प्रकार से एडजेक्टिव प्रनाउन से पहले नहीं आ सकता। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, गुड बॉयज ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, की अच्छे जो बच्चे हैं वो बड़े माँ बाप की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई बॉयज जो है वो नाउन है, जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो जाए नाउन है। तो भाई बॉयज कैसे कहता, गुड, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को नाउन से पहले रख सकते हैं। भाई एडजेक्टिव को नाउन से पहले भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है, यहाँ पर नाउन के बाद नहीं रख सकते हैं, है ना। तो अब या फिर ऐसे करो, या फिर अब देखो, हमने कहा शी इज ब्यूटीफुल, तो भाई एडजेक्टिव को आपको प्रनाउन के बाद ही रखना है, पहले नहीं। एडजेक्टिव को प्रनाउन के बाद रखना है, लेकिन नाउन के से आगे पीछे रख सकते हैं, नाउन से आगे पीछे रख सकते हैं एडजेक्टिव को, लेकिन प्रनाउन के हमेशा बाद ही रखना है। जैसे रोहन इज ए वेरी लेबोरियस मैन, जैसा कि हम जानते हैं अगर आर्टिकल आता है तो फ्रेज का जो लास्ट वर्ड है वो नाउन होगा, और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो मैन कैसा है, लेबोरियस, तो लेबोरियस एडजेक्टिव, और कितना लेबोरियस, वेरी, तो वेरी जो हो जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ये लेबोरियस एडजेक्टिव है। तो अगर ये एडजेक्टिव है और ये नाउन, इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो आपको इसे नाउन से पहले या ज़रूरत के अकॉर्डिंग नाउन के बाद रखोगे। ठीक है ना, नाउन से पहले और नाउन के बाद आ सकता है। जैसे हम कैसे बोलते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं ही इज़ ऐसे बोल सकते हैं राम इज़ लेबोरियस, राम इज़ लेबोरियस। तो भाई लेबोरियस कौन है, राम है, राम इज़ लेबोरियस, तो लेबोरियस कौन है, वो राम है। तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो गया। तो ये नाउन के बाद आ गया, यह नाउन से पहले आ गया, तो नाउन के आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रनाउन के बाद ही आएगा, प्रनाउन के बाद ही आएगा। जैसे को देखो, आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू,
तो यहाँ पर जो ये समथिंग है हम सभी जान चुके हैं कि ये प्रोनाउन है, पहले वाले पोर्शन में हमने किया, हम ये जानते हैं कि ये प्रोनाउन है। अब बेटा अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद ही एडजेक्टिव रखोगे, इससे पहले नहीं। आप स्पेशल समथिंग नहीं बोल सकते, आप ऐसे बोल सकते हो भाई स्पेशल गिफ्ट, ये कह सकते हो आप, स्पेशल गेस्ट, है ना, कह सकते हो। तो नाउन से पहले रख सकते हो स्पेशल एडजेक्टिव को, लेकिन प्रोनाउन के बाद ही रखना पड़ेगा। ही डिड नथिंग इरिटेटिंग टू मी, तो नथिंग प्रोनाउन है, तो इरिटेटिंग को प्रोनाउन के बाद, लेकिन अगर इसको नाउन के साथ रखेंगे तो आगे पीछे कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राम इज इरिटेटिंग, हम बात कर रहे हैं राम इज इरिटेटिंग, तो देखो नाउन के बाद, तो अब मैं ऐसे बोलूं ही इज एन इरिटेटिंग बॉय। अब बॉय कैसा है, इरिटेटिंग है, तो नाउन से पहले भी आ गया, नाउन के बाद भी आ गया, इरिटेटिंग बॉय। लेकिन प्रोनाउन के बाद ही आएगा, प्रोनाउन से पहले नहीं आएगा, ये प्रोनाउन के बाद ही आएगा, प्रोनाउन से पहले नहीं आएगा। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडजेक्टिव। अब हम कर रहे हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव को कैसे रिकॉग्नाइज करें, हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडजेक्टिव। हाँ जी, नाउ एडजेक्टिव इज व्हाट, एडजेक्टिव इज व्हाट, हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इज व्हाट which determines which defines which describes which says something about a noun or a pronoun। तो जो वर्ड नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड करता है, नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उनके बारे में कुछ कहता है, उन्हें डिफाइन करता है, उन्हें डिस्क्राइब करता है, उनकी अच्छाई बुराई रंग रूप गुण दोष बताता है, वो एडजेक्टिव है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग, जो कुछ ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो कह रहा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इंडिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। तो इंडिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, तो यहाँ पर एरो गलत जगह पर है, ये एरो सही जगह पर होगा। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। कंट्री कैसी है, ब्यूटीफुल, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। हाँ, एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब। ठीक है, शी इज वेरी डिलीजेंट, अब डिलीजेंट को शी इज वेरी डिलीजेंट, अब डिलीजेंट होता है मेहनती, मेहनती कौन है, शी क्या हुआ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के बाद ही रखोगे एडजेक्टिव को, तो प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, तो नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नाउन को डिफाइन किया जा रहा है तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यहाँ पर प्रोनाउन को डिफाइन किया जा रहा है तो डिलीजेंट एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, इसमें दो एडजेक्टिव हैं। तो पहले तो बात कर रहा है सोल्जर्स, तो कि सोल्जर्स कौन है, कह रहे भाई देखें कौन से सोल्जर्स है, कह रहे इंडियन सोल्जर्स, तो नाउन को डिफाइन कर रहा है तो सोल्जर्स भी एडजेक्टिव हुआ, सोल्जर्स भी एडजेक्टिव हुआ। और भैया जी सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स हैं क्या, कह रहा वो ब्रेव हैं, तो भाई अब ये इंडियन सोल्जर्स की बात कर रहा है, पूरे फ्रेज को डिफाइन कर रहा है तो ये एडजेक्टिव। तो बेटा ये इंडियन भी एडजेक्टिव है जो सोल्जर्स को डिफाइन कर रहा है, और इंडियन सोल्जर्स को डिफाइन कर रहा है तो ब्रेव भी एडजेक्टिव। तो नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। समथिंग अमेजिंग इज गोइंग टू बी हैपन, तो समथिंग अमेजिंग, तो अमेजिंग मैंने क्या बताया था, आईएनजी फॉर्म नाउन का भी, आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है तो जिरंड होती है, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो यहाँ पे कहता है समथिंग अमेजिंग इज गोइंग टू बी हैपेंड, कि कुछ अमेजिंग होने जा रहा है, कहता है कुछ अमेजिंग होने जा रहा है, कुछ अमेजिंग होने जा रहा है। तो अब क्या हुआ, समथिंग क्या है, प्रोनाउन,
प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है समथिंग अमेजिंग गोइंग टू बी हैपन, कि कुछ अमेजिंग होने जा रहा है। तो लेकिन आपको एडजेक्टिव को प्रोनाउन के बाद ही रखना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी तो वो जिरंड है, और आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करेगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तब उसका नंबर आ गया, इस बात को समझने का ढंग से समझे। कहता है V1 प्लस ING, तो जिसे हम V4 कहते हैं, तो V1 प्लस ING जिसे हम V4 कहते हैं एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के रूप में कहलाई जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब समझ लो, ING फॉर्म जिसे हम V4 कहते हैं एडजेक्टिव के रूप में इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इसे एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यही बात ये कि V4 ING फॉर्म जो है एडजेक्टिव के रूप में इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कपिल शर्मा इज एन एंटरटेनिंग कॉमेडियन, तो एन क्या हुआ आर्टिकल, एन क्या हुआ आर्टिकल, और अगर आर्टिकल आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा, और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो भाई कॉमेडियन जो है वो नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो अब अगर एडजेक्टिव ING फॉर्मेशन में है, अगर एडजेक्टिव ING फॉर्मेशन में है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर एडजेक्टिव ING फॉर्मेशन में है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब ये कहते हैं शी इज वेरी बोरिंग, तो बोरिंग कौन है, बोरिंग है शी क्या हुआ प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव ING फॉर्मेशन में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो कहता है डॉग कैसे है, कह रहा बार्किंग, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव ING फॉर्म में तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब ये V1 प्लस ING के 3 काम है, V1 प्लस ING के इंग्लिश के अंदर 3 काम है कि देखने में तो V4 मतलब ING फॉर्म है, लेकिन कभी ये एक्शन बनता है, कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, कभी एडजेक्टिव बनता है। तो क्या बनता है, इसे देखें। ये कहता है जब ये सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन है तब ये वर्ब है, और जब ये वर्ब है तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कहता है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन है तब ये वर्ब है, तब ये वर्ब है, तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो ये नाउन है, सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो ये नाउन है, और अगर ये नाउन है तो ये जिरंड है। और सेंटेंस में अगर ये एडजेक्टिव का काम करे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम करे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस बात को इन 3 सेंटेंस में समझे। फिर बता रहा हूं भाई, ये जो V4 ING फॉर्म में 3 काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन है ना ये, तो तब ये वर्ब है, और जब ये वर्ब होती है ना, जब ये वर्ब होती है तो उस कंडीशन में भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ठीक है। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो तब ये नाउन है, तब ये वर्ब नहीं है, तब ये वर्ब नहीं है, तब ये नाउन है। और जब ये नाउन है ना तो उस वक्त ये जिरंड है। तो ये वर्ब के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के नाउन के रूप में ये जिरंड है। और अगर सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम करती है, अगर सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है, तो एडजेक्टिव का काम करती है तो ये उस वक्त भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब समझ लो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है या तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन वर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह आएगी तो ये नाउन है, तब ये जिरंड है। अब ये बात बताती है, अब इधर देख लो, हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, थोड़ा रिपीट करके लिया, रिपीटेडली यूज हुआ, स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, है ना, यहाँ पे रिपीटेडली यूज हुआ स्विमिंग। चलो पहले से समझते हैं। ए गर्ल इज स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, तो हम समझ पा रहे हैं ये जो स्विमिंग है इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस का पता चला, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। और जब ये सब्जेक्ट गर्ल के द्वारा, गर्ल कर क्या रही है, स्विमिंग कर रही है, सब्जेक्ट के द्वारा किया हुआ कोई एक्शन है तो ये वर्ब है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन है तो ये वर्ब है। जब ये वर्ब है तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब ये वर्ब है तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। आप कहता है इन द स्विमिंग पूल, अगर इन द स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं तो इन क्या हुआ, इन प्रेपोजिशन है, और भाई फिर ये आर्टिकल भी हो गया। तो जब प्रेपोजिशन या आर्टिकल आते हैं तो फ्रेज का जो लास्ट वर्ड है वो नाउन है, फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन है, और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। और जब ING फॉर्म एडजेक्टिव की तरह आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कहता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है सब्जेक्ट के एक्शन की तरह और एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन है और यहाँ पर एडजेक्टिव है कि पूल कैसा है, पूल स्विमिंग है, मडी पूल तो नहीं है, कीचड़ वाला तो नहीं है, नहीं भी कीचड़ वाला पूल नहीं है, पानी वाला पूल है जिसके अंदर तैर रहे हैं।
तो ए गर्ल इज स्विमिंग कि लड़की जो है तैर रही है इन द स्विमिंग पूल में तैर रही है, ठीक है। तो ये स्विमिंग अलग है, ये स्विमिंग अलग है। आगे, स्विमिंग इज एन आर्ट। अब हमने कहा दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब हो तो सब्जेक्ट ना हो, तो इसका मतलब है स्विमिंग सब्जेक्ट है, इसका मतलब है स्विमिंग सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट दो ही चीज़ें हो सकती हैं भाई। अब क्या सब्जेक्ट दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो नाउन और या फिर प्रनाउन। सब्जेक्ट दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो नाउन या प्रनाउन। तो अब या तो ये नाउन है या प्रनाउन है। अब हमें समझ में आ गया ये प्रनाउन तो हो ही नहीं सकता, प्रनाउन तो रिपीटिशन को हटाता है, ये प्रनाउन नहीं हुआ तो भैया नाउन है, तो सब्जेक्ट है तो ये नाउन है। क्लियर हो गया। अब अगर नाउन आईएनजी फॉर्मेशन में है कि भाई ये प्रनाउन नहीं, अब ये नाउन है, और अगर नाउन आईएनजी फॉर्मेशन में है तो बेटा वो जिरंड होगा। तो अगर नाउन आईएनजी फॉर्मेशन में है, नाउन मतलब आईएनजी फॉर्मेशन, V4 जो है या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, तो वो जिरंड होती है, ठीक है। अगला देखिए, माई पेरेंट्स आर सो केयरिंग। माई पेरेंट्स आर सो केयरिंग, तो भाई यहाँ पर हम बात करते हैं इक्वल टू की, इक्वल टू की बात कर रहे हैं। तो पेरेंट्स जो है वो कैरिंग है, और कैरिंग कौन है जी? पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये नाउन है, और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्मेशन में आता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, पूरी ये पूरा कहानी समझ में आ गई होगी। अगर ये कहानी आपको क्लियर है, ठीक है, तो फिर अगला देखें। इतना समझ में आ गया कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, तीन काम करती है, वर्ब का और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, और तीसरा एडजेक्टिव का, ठीक है। अब आ जाते हैं V3 एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। अब एडजेक्टिव के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है। अब यहाँ पे ये समझ लो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दो काम करेगी इंग्लिश में। जैसे V4 आईएनजी फॉर्म तीन काम कर रही है, V3 दो काम करेगी। पहला, एक्शन की कंप्लीशन को बताएगी, भी काम की समाप्ति, तो काम की समाप्ति बताएगी, तब ये वर्ब है, तब ये वर्ब है जब ये काम की समाप्ति को बताएगी। लेकिन जब ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह आती है, जब ये सेंटेंस में एडजेक्टिव मतलब ये भी नाउन को डिफाइन करेगा। जैसे पोल्यूटेड सिटी, सिटी कैसे? पोल्यूटेड। क्राउडेड, कहता क्राउडेड मार्केट, मार्केट कैसी? क्राउडेड। क्राउडेड मार्केट, मार्केट कैसी? क्राउडेड। कहता लिमिटेड ऑफर या लिमिटेड सेल, सेल या ऑफर कैसा? लिमिटेड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब नाउन को डिफाइन करे तो वो भी एडजेक्टिव होती है, लेकिन उस एडजेक्टिव को हम पास्ट पार्टिसिपल, कहता वर्ब की थर्ड फॉर्म जब वो एडजेक्टिव की तरह, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करे, इसे उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये जो कंप्लीशन है तब भी पास्ट पार्टिसिपल होगी। तो ये समझ लो जो V3 होती है, इसे ऐसे समझो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है ना वो खुद अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल होती है। अब इसे ऐसे समझो, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है, ये समझे V3। अब ये V3 दो काम करेगा, या तो क्या कहते हैं एक्शन की कंप्लीशन को बताएगा, ऐसे समझ लो एक्शन की कंप्लीशन को बताएगा, या फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, या फिर एडजेक्टिव के रूप में होगा, दोनों में से एक काम करेगा, है ना, एक बार में एक ही काम करेगा। तो अब ये कह रहा है यहां पर जो बता रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर कह रहा है वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल की तरह रिएक्ट करेगी। तो देखो शी इज मैरिड, मैरिड कौन है? शी। तो इज मतलब इक्वल टू, बी की फॉर्म में इक्वल टू, शी जो है वो मैरिड है, मैरिड कौन है? वो शी है। शी जो है वो मैरिड है, मैरिड जो है वो शी है। शी जो है वो मैरिड है, और मैरिड कौन है? जी शी है। हेलो हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं बताता हूँ फिर।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस जो है वो बी का फॉर्म है। बी की फॉर्म क्या काम करती है, लिंक बताने का काम करती है, दो चीज़ों को इक्वल। तो दो चीज़ों को इक्वल, तो मतलब अगर इज हटा देंगे, ये लिंकिंग वर्ब है, इज हटा देंगे तो इसका मतलब होगा शी जो है वो मैरिड है। मैरिड कौन है, शी है। और भाई ये शी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है। तो भाई प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव है तो पास्ट पार्टिसिपल है। अब अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रा कुछ एग्जांपल्स और देखिए। इसी सेंटेंस को शी इज़ मैरिड को अगर मैं शी इज़ अ मैरिड गर्ल करूँगा तब तो और समझ में आ जाएगा कि इज़ क्या हुआ भाई, सॉरी ए क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल को डिफाइन, आर्टिकल आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। समझ रहे? तो अगर एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होगा तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, अब देखो अगला, ए रिवाइज्ड एडिशन ऑफ एनी बुक शुड बी रेड। क्या पता, रिवाइज्ड एडिशन, किसी भी बुक का रिवाइज्ड एडिशन जो है वो पढ़ना चाहिए। तो ये कहता है ए रिवाइज्ड एडिशन, तो ए क्या हुआ, आर्टिकल। आर्टिकल है, आर्टिकल आया तो फ्रेज का जो लास्ट वर्ड होगा वो नाउन होगा। अगर आर्टिकल आया तो फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन है, तो एडिशन नाउन है। नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। और वैसे भी आपने किया होगा कि अगर नाउन की रिवीजन की होगी, नाउन में मैंने सिखाया था जिस वर्ड के एंड में TION हो जाएगा, जिस वर्ड के एंड में TION हो जाएगा तो वो वैसे भी नाउन होता है, और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो रिवाइज जो है वो एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया, जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है वो दो काम करेगा। एक तो काम की समाप्ति बताएगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में बता रहा है, काम की समाप्ति, कंप्लीशन को बताएगा। ठीक है ना, कंप्लीशन को। और या फिर एडजेक्टिव के रूप में, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। जैसे मैंने कहा आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, कि मैंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। अगर हमने ऐसे कहा कि मैंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, तो बेटा ये प्रेजेंट और ये परफेक्ट, तो यहाँ पे परफेक्शन का जो सेंस है तो ये काम की समाप्ति की बात कर रहा है। एग्जाम मतलब क्वालिफाई हो गया तो मतलब काम खत्म हो गया है। तो ये जो परफेक्ट का सेंस है, तो इससे भी पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल दो काम करता है, एक तो काम की समाप्ति का, और दूसरा नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव का। ठीक है, अगला, डेली इज नो मोर पोल्यूटेड। कहता है डेली इज नो मोर पोल्यूटेड, तो पोल्यूटेड वो किसे कह रहा है, डेली को। डेली क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाला बट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होगा तो पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल दो काम करेगा, काम की समाप्ति का और नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने का, एडजेक्टिव बनने का। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसी बात को हमने मतलब और इसी बात को अलग तरीके से, एक तरीके से और समझ लिया कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल होती है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये होती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एक्शन का काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी। ठीक है, एक्शन का काम करेगी तब उसे हम मेन वर्ब कह देते हैं, और जब एडजेक्टिव का काम करेगी तो पास्ट पार्टिसिपल। वैसे कि है ना, ये दो काम करती है, एक्शन का और एडजेक्टिव बनने का। बात समझ में आ गया होगा। तो राम हैज़ मैरिड सीता, उसने कहा राम की सीता से शादी हो गई है, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ। राम की सीता से शादी हो गई है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये यहाँ पर एज एन एक्शन है, यहाँ पर ये एक्शन के रूप में है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन। ये किसी नाउन प्रोनाउन को डिफाइन नहीं कर रहा, ये एक्शन को बता रहा है। अगला, अगर राम ने सीता से शादी कर लिया तो अब राम जो है वो मैरिड हो गया। तो अब ये मैरिड हुआ तो आर्टिकल आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। मैन कैसा है, कहता है मैरिड है। अगर एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होगा तो पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर भी ये पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पर भी ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर ये एक्शन को बता रहा है और यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। यहाँ पर ये एक्शन को बता रहा है, यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अगला देखें, कहता है व्हीकल्स पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर भी हमने कहा व्हीकल्स पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट, तो वैसे भी वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। अब इसे थर्ड फॉर्म बनानी है तो हमें करना क्या है, हमें अलग सेंटेंस लिखता हूँ तो मैं समझाता हूँ। हमने लिखा व्हीकल्स हैव पोल्यूटेड द एनवायरमेंट। व्हीकल्स हैव पोल्यूटेड द एनवायरमेंट, कि व्हीकल्स ने ना एनवायरमेंट को पोल्यूट कर दिया है, पोल्यूटेड कर दिया है। ठीक है, अब अगर इसको देखें हम तो ये रहा प्रेजेंट, ये रहा परफेक्ट। तो ये तो बस सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन है।
तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म दो काम करेगा, या तो वो एक्शन के रूप में आएगा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन, तो यहाँ पर ये एक एक्शन है, ठीक है, परफेक्ट के सेंस में जो आता है एक्शन परफेक्ट के सेंस में आता है। अब या फिर ये एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये डिफाइन करेगा नाउन या प्रोनाउन को, है ना। यहाँ पे आगे समझ में, अब देखो यहाँ कहता है मुंबई इज पोल्यूटेड, तो भाई इज मतलब इक्वलिटी, जो मुंबई है वो पोल्यूटेड है, पोल्यूटेड जो मुंबई है तो मुंबई क्या है, नाउन, और ये सब्जेक्ट है तो नाउन है, और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये किसी एक्शन की समाप्ति की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि मुंबई कैसा है, मुंबई का स्टेट बता रहा है, तो मुंबई को डिफाइन कर रहा है, तो नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होगा तो पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है। क्लियर हो गया, ठीक है, अगला बढ़ते हैं। दिस दैट दिस दोस, बेटा ये एडजेक्टिव भी होते हैं, दिस दैट दिस दोस ये एडजेक्टिव भी होते हैं, और ये हमारे प्रोनाउन भी हैं। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव को हिंदी में कहते हैं हम संकेतवाचक, इनको कहते हैं हम संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब हो जाएगा संकेतवाचक। ये संकेत करते हैं, जैसे दिस और दैट, कोई चीज सिंगुलर चीज पास में है तो दिस, और दूर है तो दैट, इशारा कर रहे हैं कि वो लड़का ये लड़की, और अगर प्लूरल है तो कहता है ये लड़के, दीज बॉयज लड़के, वो लड़कियां, दोज गर्ल्स, समझ रहे बात को। तो ये इंडिकेट करता है, इशारा करता है किसी की तरफ, इसलिए इसे संकेतवाचक कहते हैं। अब पॉइंट इज ये एडजेक्टिव भी है और ये प्रोनाउन भी है। तो भाई प्रोनाउन कब होंगे, ऑब्वियस प्रोनाउन कब होंगे, क्योंकि प्रोनाउन का काम है सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। तो बेसिकली जब ये सेंटेंस में जनरली जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे तब ये प्रोनाउन है, लेकिन जब ये नाउन को डिफाइन कर रहे हैं इसके बाद नाउन होगा तब ये एडजेक्टिव है। या तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो ये प्रोनाउन है, और अगर सेंटेंस के अंदर ये नाउन को डिफाइन कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव है, और उस वक्त ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, लेट्स से अब मैं यहाँ पर हमने बोला दिस इज ए डिलीशियस मैंगो, तो दिस इज ए डिलीशियस मैंगो, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये मेन वर्ब है। अगर वर्ब है तो दुनिया का ऐसा कोई वर्ब नहीं है जो बिना सब्जेक्ट के आ जाए, तो इसका मतलब है दिस जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया, सब्जेक्ट के, तो ये सब्जेक्ट है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, तो ये नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दिस इज ए डिलीशियस मैंगो। अब जरा इसी बात को दिस इज अ डिलीशियस मैंगो को हमने लिखा दिस मैंगो इज डिलीशियस, दिस मैंगो इज डिलीशियस, इसी बात को हमने ऐसे लिखा दिस मैंगो इज डिलीशियस। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मेन वर्ब हुआ। अब मेन वर्ब हुआ तो अब यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है वो मैंगो है, इसका जो सब्जेक्ट है वो मैंगो है, तो मैंगो सब्जेक्ट है तो नाउन है, नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो डिलीशियस एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे इशारा भी कर रहा है ना मैंगो की तरफ, तो अब ये यहाँ पर ये किसको, नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड भी तो एडजेक्टिव होता है, तो अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह है तो उस वक्त ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन इसके बाद कोई नाउन आ जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। फिर देख लो दीज आर डिलीशियस मैंगोज, तो अब यहाँ पर ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब बिना सब्जेक्ट के आता नहीं, तो ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब था, यहाँ पे दिस दैट दिस दोस के बाद अगर वर्ब होगा तो भाई ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनके बाद नाउन होगा, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट अब मैंगोज है, मैंगो सब्जेक्ट है तो मैंगो नाउन है, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है ना, तो आपको क्या समझना है, दिस दैट दिस दोस, अगर इनके बाद वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हुए, अगर इनके बाद वर्ब है तो ये प्रोनाउन है, और अगर इनके बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एक छोटा सा चार्ट यहां पर भी दिया गया इस बात को समझने के लिए कि इनका यूज क्या है। कहता है दिस और दैट जो होते हैं ना वो सिंगुलर, मतलब ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। और जो दिस और दीज है, दिस और दैट जो है ये सिंगुलर है, और दीज और दोस जो है प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। क्लियर है, एक तो ये। अब इनका यूज दिस सिंगुलर दिस प्लूरल, लेकिन ये पास की चीजों के लिए लगेगा, दिस मैंगो या दीज मैंगोज पास की चीजों के लिए, और दैट और दोस जो लगेगा दूर की चीजों के लिए लगेगा, दैट मैंगोज और दोज मैंगोज, तो ये दूर की चीजों के लिए लगेगा। समझ में आया। तो अब एडजेक्टिव सफिक्सेस आर, जैसे हमने नाउन सफिक्सेस किया था कि कुछ वर्ड्स थे जो नाउन के लास्ट में लगते हैं तो वर्ड को नाउन बना देते हैं उसी तरह से
कुछ एडजेक्टिव सफिक्सेस हैं, अगर वो किसी वर्ड के लास्ट में लगेंगे तो वर्ड एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे किसी वर्ड के लास्ट में लग जाए ए एल, टिव, लेस, फुल, वॉड, एबल, इबल, एन, इश, लाइक, ओ यू एस, अस जिसे कहते हैं, सम, नाउन के साथ एल वाई लग जाए या आई एन, नाउन के साथ एल वाई लग जाए, जैसे फ्रेंड है। अब फ्रेंड नाउन है, नाउन में अगर आप एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, फ्रेंडली। तो ये जो फ्रेंडली वर्ड है ये एडजेक्टिव बन जाएगा। कैसे, एग्जांपल्स लेते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देख लो। कहता है स्पेशल, पॉजिटिव, केयरलेस, फुल, फॉरवर्ड, इंसेटिएबल, फ्लेक्सिबल, वुडन, इश, फूलिश, चाइल्ड लाइक, फेमस, क्विरलसम, फ्रेंडली, इंडियन, IITN। तो इनके अंदर देख रहे हैं जो ये ब्लू के बाद ये जो रेड है, तो ये हमारे क्या हैं, ये रेड जो हैं ये एडजेक्टिव सफिक्स है, एडजेक्टिव सफिक्सेस हैं कि अगर ये किसी वर्ड के एंड में आएंगे तो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव बन जाएगा। वो किन से पता चल रहा है, जिनको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, जिसकी मैंने अभी लिस्ट दी थी, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या, दिस इज ए वेरी लवली चाइल्ड। अब देखें लव, लव वर्ब भी होता है, लव नाउन भी होता है, तो डिपेंड करता है यूज पर। तो हम जैसे कैसे कहते हैं माई लव, कि भाई दिस इज माई लव फॉर यू, तो माई लव, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव बिना नाउन के यूज होगा नहीं, तो वहां पे माई के बाद जो लव आया वो नाउन है। अब कहता है नाउन में अगर एल वाई लग जाएगा तो ये क्या बना, लव का लवली, तो अब ये एडजेक्टिव बन जाएगा। नाउन में एल वाई लग के वर्ड एडजेक्टिव बनता है, जैसे फ्रेंड में एल वाई लग के फ्रेंडली, फादर में एल वाई लगा फादरली, ब्रदर में एल वाई लगा ब्रदरली, ठीक है, माइजर में एल वाई लगा माइजरली, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ नाउन, जिन नाउन के साथ एल वाई लगेगा तो वो एडजेक्टिव बनेंगे। तो यहाँ पे यही हुआ कि दिस इज ए वेरी लवली चाइल्ड, तो ए आर्टिकल आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। तो अगर ये नाउन है तो नाउन को डिफाइन, चाइल्ड नाउन है, चाइल्ड कैसा है, लवली, तो नाउन में एल वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव, तो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। नेक्स्ट, लेट्स हैव ए फ्रेंडली मैच टुडे, कहता है लेट्स हैव ए फ्रेंडली मैच टुडे। तो अगर आर्टिकल आया तो फ्रेज का जो आर्टिकल आया है तो फ्रेज जो होगा यहाँ तक होगा, ए फ्रेंडली मैच, तो फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होगा, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कैसे बना, नाउन में एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव की कुछ पहचान है कि हम एडजेक्टिव को कैसे पहचानें। अब आते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडवर्ब, कि एडवर्ब को कैसे पहचानें। यहाँ पर हमने सीख लिया एडजेक्टिव को कैसे पहचानें, अब कर रहे हैं हम एडवर्ब को कैसे पहचानें। हाँ जी, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या होता है, ये इंटेंसिटी बढ़ाता है, द वर्ड, वो वर्ड विच एनहांसेस, जो बढ़ा देता है द इंटेंसिटी ऑफ ए वर्ब, वर्ब की, एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब, एडवर्ब कि सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब हो रहा है, वर्ब एक्शन हो रहा है, तो उनके होने की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो इसकी सीमा कहाँ तक निर्धारित है कि अगर एडवर्ब की बात करें, ये वर्ब को डिफाइन करेगा, वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ेगा, ये एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ जोड़ेगा, ये पहले से ही कोई एडवर्ब है उसके मीनिंग में कुछ जोड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की सीमा दो जगह तक निर्धारित है, वो या तो नाउन तक सीमित रहेगा या प्रनाउन, वो नाउन और प्रनाउन तक सीमित रहेगा। एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रनाउन तक सीमित रहेगा, लेकिन एडवर्ब जो है वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, वो इन सब तक सीमित रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखें, देखिए एक बार आप समझो इन्हें, एक बार आप समझो फिर मैं समझाता हूँ। और बेटा अब जैसे ये रिकॉग्निशन खत्म हो जाएंगे फिर इनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सेट पेपर थे वो सेट पेपर ही यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा, मतलब स्पेशली नाउन के एरर, प्रोनाउन के एरर, एडजेक्टिव के एरर, एडवर्ब के एरर, ये हम सब यहाँ सोल्व करेंगे।
हाँ जी, देखें या आपने देखे होंगे सेंटेंसेस, अब मैं समझा देता हूँ। रमित ड्राइव्स, तो भाई रमित सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन, तो ड्राइव्स वर्ब है, वर्ब को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। अगर आर्टिकल आया तो अगला वर्ड नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब स्लोली क्या हो रहा है, कहता है स्लोली हो क्या रहा है। अब ये स्लोली कार है या स्लोली ड्राइविंग है। अगर किसी को कार स्लोली लगता है ना, तो बेटा कार स्लोली होती तो कार स्लो होती, कार स्लोली नहीं होती, क्योंकि कार नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो भाई अगर ये नाउन को डिफाइन करता तो नाउन से पहले आता, नाउन को डिफाइन करता तो नाउन से पहले आता। अब ये नाउन के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब है कार को ये स्लो नहीं कह रहा है, ये स्लो कह रहा है उसकी ड्राइविंग को। क्लियर हुआ, स्लो कह रहा है उसकी ड्राइविंग को। और ड्राइविंग क्या है, वर्ब है, वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब। तो इस वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड एडवर्ब। बाकी मैं एक बात बता दूं, स्लो, स्लो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में जब हम ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। अभी आगे आएगा, मैं जनरली बात बता रहा हूँ। ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, ब्रेव का ब्रेवली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये समझ में आ गया पूरा, इसे देख लेते हैं। रमित ड्राइव्स ए वेरी स्लो कार। अगर फ्रेज आया, आर्टिकल आया, तो फ्रेज का लास्ट वर्ड जो होगा वो नाउन होगा, और नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो स्लो क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब कितना स्लो कह रहा है, वेरी स्लो, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो यहाँ पर जो स्लोली है वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वेरी है वो स्लो एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। तो वर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड जो होगा वो एडवर्ब होगा, और बेटा एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला वर्ड जो होगा वो एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव को। क्लियर है। अगला, रमित ड्राइव्स ए कार वेरी स्लोली। तो हमने ये सेंटेंस पहले लिखा, रमित ड्राइव्स ए कार स्लोली। रमित स्लोली ड्राइव करता है, तो हम पूछते हैं कितना स्लोली, तो कितना स्लोली, कहता है वेरी स्लोली। तो कितना स्लोली, तो उसमें हमने डाला कि वेरी स्लोली। तो अब स्लोली अपने आप में एडवर्ब है, तो एडवर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड भी एडवर्ब, तो एडवर्ब को डिफाइन करने वाला अनदर एडवर्ब, एडवर्ब को डिफाइन करने वाला वर्ड भी एडवर्ब। क्लियर हुआ कि नहीं, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखें, अब यहां पे बात करता है ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस टाइम प्लेस मैनर रीजन इज कॉल्ड एन एडवर्ब। तो टाइम प्लेस मैनर और रीजन, तो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि पहले तो फ्रेज और क्लोज में थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए। पहले तो फ्रेज और क्लोज में थोड़ा डिफरेंस समझिए कि फ्रेज और क्लोज क्या होते हैं। देखें, फ्रेज और क्लोज, जो फ्रेज होता है ना उसे हम कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, वाक्य नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो जो शब्दों के समूह, वाक्यांश जो होगा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये शब्दों के समूह होते हैं। बट इसके अंदर नो, इनके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता, ये समझ, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, तो वो फ्रेज होगा। अब जो क्लोज होता है, क्लोज को हम हिंदी में कह देते हैं उपवाक्य। उपवाक्य, तो उपवाक्य मतलब ये क्लोज इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये भी है तो वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही, ये है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही, बट इसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, ये समझ लें। तो जहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो वो फ्रेज है, वाक्य का अंश है, वाक्य नहीं है। और ये उपवाक्य ही अपने आप में एक वाक्य होता है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, तो वो हमारा क्लॉज होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हमने कहा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो बिफोर अब ये कंजंक्शन आ गया। तो अब ये रहा ग्रुप ऑफ वर्ड, द पेशेंट हैड डाइड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि 1 2 3 4 4 वर्ड्स का एक ग्रुप है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, तो अब ये फ्रेज नहीं, ये क्लॉज है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो क्लॉज है। अब यहाँ पे कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये भी क्लॉज है। ये दोनों क्या हुए, ये दोनों क्लॉज है।
दोनों क्लोज है। अब जो कंजंक्शन से शुरू नहीं होता तो वो प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, ये प्रिंसिपल क्लोज जो कंजंक्शन से शुरू ना हो, और जो कंजंक्शन से शुरू होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज। जो कंजंक्शन से शुरू होगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज, जो कंजंक्शन से शुरू ना हो वो प्रिंसिपल या मेन क्लोज, और जो कंजंक्शन से शुरू हो तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये प्रिंसिपल क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लियर हो गया। वाक्यांश और क्या कहते हैं उपवाक्य में फर्क, फ्रेज और क्लोज। अगर ये समझ में आ गया है तो जो अगला पॉइंट है ना बेटा हमारा, वो उसी से रिलेटेड है। अगला जो पॉइंट है ये इसी से रिलेटेड है। देखिए कहता है ए वर्ड, कोई शब्द और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का समूह विच एक्सप्रेसेस, जो ये बताए क्या, कोई शब्द या शब्दों का समूह आपको बताए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड किसी टाइम को बता रहा है, या फिर एक वर्ड है वो टाइम को बता रहा है। एक वर्ड बोले तो येस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये टाइम को बता रहे हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोले तो कहता है सिंस मॉर्निंग, फॉर ए वेरी कहता है कि फॉर 10 days, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, तो ये टाइम को बता रहे हैं। ऐसे ही प्लेस है एक वर्ड में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड मैनर को बताए, मैनर मतलब एक्शन के होने का तरीका, कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है, और रीजन को बताए कि एक्शन क्यों हो रहा है। तो जो वर्ड टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर को बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर को बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं, चाहे वो एक शब्द में हो चाहे शब्दों का समूह हो। तो बेटा टाइम का पता चलता है व्हेन से, प्लेस का पता चलता है वेयर से, मैनर का पता चलता है हाउ से, और रीजन का पता चलता है वाई से। वही सब यहाँ दे रखा है। तो कहता है जिस वर्ड से पता चलेगा टाइम, पता कैसे चलेगा, व्हेन। व्हेन से क्वेश्चन पुट करने पर जो आंसर में आएगा वो टाइम होगा। कहता है वेयर से क्वेश्चन पुट करने पर जो आंसर में आएगा वो प्लेस होगा, और हाउ से क्वेश्चन पुट करने पर जो आंसर में आएगा वो मैनर या मेथड। वैसे मैनर होता है वर्ब के अंदर, ये वर्ब के अंदर ऐड करते हैं कुछ ना कुछ। और वाई से क्वेश्चन पुट करने पर जो आंसर में आएगा तो वो रीजन होगा। ठीक है। अब पॉइंट इज, अगर आंसर एक वर्ड में आता है, अगर व्हेन, वेयर, हाउ या वाई से क्वेश्चन पुट करो, अगर आंसर वन वर्ड है, सिंगल वर्ड, वन वर्ड है, तो वो सिर्फ एडवर्ब होगा। आंसर अगर वन वर्ड है, अगर आंसर वन वर्ड है तो वो सिर्फ एडवर्ब होगा। लेकिन अगर आंसर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अगर आंसर जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दो ही होंगे, या तो फ्रेज और या फिर क्लॉज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दो ही होंगे, फ्रेज या क्लॉज। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है वो फ्रेज है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है वो क्लॉज है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दो ही होंगे। तो अगर वो उसे या तो आप एडवर्ब फ्रेज बोलोगे तो एडवर्ब फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, और उसे अगर एडवर्ब क्लॉज बोलोगे तो इसका मतलब है उसमें सब्जेक्ट, उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे। क्लियर हो गया होगा। एक वर्ड में आंसर है तो वो एडवर्ब है, और अगर वो आंसर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो या तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा या फिर एडवर्ब क्लॉज होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब इनके एग्जांपल्स लेते हैं। अब इनके एग्जांपल्स पकड़ते हैं। कहता है द आंसर ऑफ व्हेन, पहले एक एक करके। तो पहले किसको ले रहे, पहले टाइम को पकड़ लिया। पहले किसको पकड़ा, टाइम को। द आंसर ऑफ व्हेन इज ऑलवेज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। द आंसर ऑफ व्हेन इज ऑलवेज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो पहले टाइम को ले रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या, आई पेड माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आपको जो ये क्वेश्चन पुट करने वर्ब में, ये सारे के सारे वर्ब को ही बताते हैं। जैसे फिर समझ लो, टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर। तो बेसिकली ये सारे के सारे वर्ब को, एक्शन को इंडिकेट करते हैं, एक्शन को, कि ये एक्शन किस समय में हुआ, एक्शन किस जगह हुआ, एक्शन किस कारण से हुआ, एक्शन किस तरीके से हुआ। तो बेसिकली ये वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए एडवर्ब है। ये सभी वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, वर्ब के पीछे की कहानी बता रहे हैं। वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, है ना, और ये मैनर कैसे हुआ, रीजन क्यों हुआ, इसलिए ये एडवर्ब है। अगर एक वर्ड में आंसर है तो वो एडवर्ब है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है। आगे कहता है आई पेड माई इलेक्ट्रिसिटी बिल येस्टरडे, क्योंकि मैंने कल अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर लिया था। आई पेड माई इलेक्ट्रिसिटी बिल व्हेन, तो व्हेन के आंसर में है येस्टरडे, तो वन वर्ड में है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये पॉइंट है, ये सिर्फ एडवर्ब है, इसे या तो एडवर्ब ऑफ टाइम कह दो या फिर एडवर्ब, ये फ्रेज और क्लॉज नहीं है। ठीक है। अगला, ही विल विजिट माई शॉप, कि व्हेन कब करेगा, तो कहता ऑन मंडे। अब ऑन मंडे में प्रेपोजिशन और मंडे, अब तो दो हो गए, ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब तो ये रहा, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब फ्रेज है।
ये एडवर्ब फ्रेज है। क्लोज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होता तो वो क्लोज होता। ठीक है, आ गया समझ में? समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहता है दी आंसर ऑफ वेयर। तो अभी पहले हमने टाइम को किया, अब हम कर रहे हैं प्लेस को। ठीक है, प्लेस। तो वर्ब में वेयर से क्वेश्चन पुट कीजिए कि एक्शन कहाँ हुआ। तो ही केम हियर 2 days अगो। तो ही केम वेयर, कहाँ हूँ, कहाँ आया? कहता है यहाँ आया। तो ये वन वर्ड में है, तो ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये सिर्फ एडवर्ब है ना। और अगर मैं यहाँ पे कह दूँ व्हेन के आंसर में, तो व्हेन के आंसर में आ गया 2 days अगो। तो 2 days अगो जो है ये टाइम को बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसीलिए इसे हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। क्लोज क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए क्लोज नहीं है। क्लियर हो गया होगा। अब कहता है आई वेंट वेयर, कहाँ गया था? कहता है टू अमेरिका। तो व्हेन कब गया था? कहता है लास्ट ईयर। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये प्लेस को बता रहा है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर फ्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये दोनों एडवर्ब फ्रेज है। ये दोनों के दोनों एडवर्ब, ये दोनों के दोनों एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, हम एडवर्ब क्लोज नहीं है क्योंकि इनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, क्योंकि ये भी 2 वर्ड से बन रहा है, ये भी 2 वर्ड से बन रहा है। ठीक है, अगला द आंसर ऑफ हाउ। हाउ मतलब एक्शन किस तरीके से हुआ, तो क्या बता रहा है? मैनर, एक्शन के होने का तरीका, मैनर। आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद करी। कह रहा हाउ, कैसे मदद करी? तो आंसर है विद मनी, पैसों से मदद करी। तो ये क्या प्रेपोजिशन के साथ ये नाउन आया, तो लेकिन ये प्रेपोजिशन के साथ जो नाउन है ये एक्शन के होने का तरीका है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये 2 वर्ड में आया है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज भी है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब फ्रेज भी है। इसे एडवर्ब ऑफ मैनर बोल दो, एडवर्ब फ्रेज बोल दो, एक ही बात। यू शुड राइड, हाउ कैसे ड्राइव करना चाहिए? तो मैं कहता केयरफुली, मतलब केयरफुली, सावधानी से ड्राइव करना चाहिए। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन ये 1 वर्ड है तो सिर्फ एडवर्ब होगा। ये एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि 2 वर्ड में है। ठीक है, अब आगे द आंसर ऑफ वाई इज ऑलवेज एन एडवर्ब ऑफ रीजन। अब रीजन को बता रहे हैं कि वी आर ऑनलाइन, कि हम सब ऑनलाइन है, आप और हम ऑनलाइन है। तो कहता है क्यों है ऑनलाइन? कहता है टू लर्न इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ये नाउन, ये जो बात कर रहा है 2 + V1, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट कहता है आई डोंट टॉक टू हर बिकॉज शी इरिटेट्स मी। कहता है मैं उससे बात ही नहीं करता। कि वाई भी क्यों बात नहीं करते? तो कहता है बिकॉज शी इरिटेट्स मी, क्योंकि वो मुझे इरिटेट करती है। तो मीन्स ये रीज़न है इस एक्शन का। तो एक्शन को डिफाइन करने वाला वर्ड तो एडवर्ब होगा, लेकिन ये रीज़न है तो एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा। लेकिन अब ये इस रीज़न में सब्जेक्ट और वर्ब है कि नहीं? तो ये फ्रेज नहीं है, क्लोज है, ये एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब क्लोज हो जाएगा क्योंकि इस एडवर्ब के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट वर्ब होता है तो वो क्लोज होता है। और ये भाई इस एक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब है। तो वर्ब को डिफाइन कर रहा है इसलिए एडवर्ब है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आंसर आ रहा है और उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए वो क्लोज है। डन। व्हाट इज एन एडवर्बियल क्लोज? अब या तो एडवर्बियल क्लोज कह दो, या जो मैं बोलता हूँ एडवर्ब क्लोज कह दो, एडवर्ब क्लोज कह दो, तो एक ही बात है। एडवर्बियल क्लोज कह दो, एडवर्ब क्लोज कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब कहता है सॉरी क्लोज नहीं, फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? पहले फ्रेज की बात करता है कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। व्हाट इज एन एडवर्बियल फ्रेज? क्लोज अलग होता है ना, फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। तो एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज सीन इन इंडिया। तो कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की अनेकता में जो एकता है वो इस नजर आती है। कहाँ? वेयर? तो कहता है इन इंडिया। तो अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस तो है ही, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज भी है, ये एडवर्बियल फ्रेज भी है। क्यों है? क्योंकि इसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसके अंदर इस एडवर्ब ये जो एडवर्ब है एक शब्द में नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए ये फ्रेज है। यही बात। नेक्स्ट है द फ्लावर विल ब्लूम इन स्प्रिंग। जो फूल जो है वो खिलेंगे। कब खिलेंगे? फ्लावर्स करोगे ज़्यादा अच्छा होगा कि फूल खिलेंगे। कब खिलेंगे? इन स्प्रिंग, बसंत में। कि फूल जो खिलेंगे वो बसंत में खिलेंगे। क्लियर हुआ? ये जो फूल खिलेंगे वो बसंत में खिलेंगे। अब फूल अगर बसंत में खिलेंगे इन स्प्रिंग,
फूल अगर बसंत में खिलेंगे, तो ये जो है विल ब्लूम वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो ये एडवर्ब है, लेकिन ये टाइम को बता रहा है तो इसलिए एडवर्ब है। लेकिन ये एडवर्ब नहीं बोल सकते, एडवर्ब तो है ही एडवर्ब, लेकिन अब ये दो वर्ड में है, या तो फ्रेज है या क्लोज है, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो इसलिए एडवर्ब फ्रेज है। तो एडवर्ब फ्रेज समझ में आ रहा होगा, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है ना। यहां देख लो एक एग्जांपल और, रीना डिडंट गो टू स्कूल, कि रीना डिडंट गो नहीं गई, वाई क्यों नहीं गई, तो क्यों नहीं गई, ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर, के खराब मौसम की वजह से नहीं गई। तो भाई अब ये रीजन बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीजन। लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज है। एडवर्ब क्यों है ये, क्योंकि वर्ब को डिफाइन कर रहा है इसलिए एडवर्ब है, वर्ब का रीजन बता रहा है इसलिए एडवर्ब है। फ्रेज क्यों है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज है। ठीक है, अब आ जाते हैं एडवर्बियल क्लोज या एडवर्ब क्लोज। एक ही बात, एडवर्बियल क्लोज या एडवर्ब क्लोज। तो अब क्लोज क्या होता है, अब क्लोज क्या होता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, माई फादर, अगर इसे ऐसे पढ़ो, अभी इसे मत पढ़ो, छोड़ दो, इसे पढ़ो। तो माई फादर टर्न्स रेड इन द फेस, कि मेरे पापा का ना चेहरा लाल हो जाता है, कहता है मेरे पापा का चेहरा लाल हो जाता है। अब मैं ये कहता मेरे पापा का चेहरा लाल हो जाता है, तो मैं पूछ रहा हूँ व्हेन, भाई कब हो जाता है, तो उसने कहा व्हेन ही इज एंग्री। अब देखो, अब इसका आंसर कब हो जाता है, कहता है व्हेन ही इज एंग्री, तो जब वो नाराज होते हैं, तो जब वो नाराज होते हैं, तो मीन्स अब यहाँ पे ये टाइम बता रहा है कि नहीं, कब, अब व्हेन से वैसे भी टाइम, कब नाराज होते हैं, कहते हैं कि लाल कब हो जाए, चेहरा लाल कब हो जाता है, कहता है जब नाराज हो जाते हैं, तो ये टाइम को बता रहा है। अगर ये टाइम को बता रहा है तो ये एडवर्ब है, अगर ये टाइम को बता रहा है तो ये एडवर्ब है, और इस एडवर्ब के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इसलिए क्लोज है। तो क्या बना, ये एडवर्ब क्लोज बना, ये क्या बना, ये एडवर्ब क्लोज बना। नेक्स्ट, चॉकलेट, अब यहाँ पे इतना हटाकर पढ़ो, पढ़ो, चॉकलेट कैन बी डिफिकल्ट टू बेक विद, कि मतलब कि चॉकलेट को है ना पकाना बड़ा ही डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो बेटा क्यों हो सकता है, अब क्यों का जवाब ये आ गया, ये रीजन बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन है ये, कि भाई क्यों हो सकता है, कैन बी डिफिकल्ट टू बेक विद, डिफिकल्ट हो सकता है केक को पकाना, क्यों हो सकता है, तो क्यों के आंसर में आया, बिकॉज इट हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो होता है। तो रीजन बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब है, तो ये पूरे का पूरा एडवर्ब है। अब ये जो, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब भी है, तो जिस ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो क्लोज होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये हमारा एडवर्ब क्लोज हुआ। ठीक है, और देखें, और देखो इस बात को समझने के लिए, कहता है बिफोर गोइंग ऑन वेकेशन, वेकेशन पे जाने से पहले वी मस्ट मेक रिजर्वेशन, तो कहता है वी मस्ट मेक रिजर्वेशन, कि हमें रिजर्वेशन करवा लेना चाहिए। तो कहता है व्हेन, कब, कहता है बिफोर गोइंग ऑन वेकेशन, वेकेशन पे जाने से पहले। तो अब यहाँ पर कहता है ये व्हेन टाइम है, तो ये एडवर्ब है, जो टाइम है एडवर्ब है। तो ये क्लोज क्यों है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बिफोर वी गो ऑन ए वेकेशन, गो ऑन ए वेकेशन, ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो उसने ये वी और वी रिपीट नहीं करना चाहा, तो रिपीट नहीं करना चाहा तो बिफोर गोइंग ऑन ए वेकेशन, तो इस गोइंग के अंदर सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, तो इसमें सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, तो ये एडवर्ब क्लोज है। मतलब इसको ही ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, तो मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इसलिए क्लोज है। एक और देख लो, क्या कहता है, आई न्यू समथिंग, भाई आई न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग, मैं जानता था कुछ ना कुछ गलत है, कहता है मैं जानता था कुछ ना कुछ गलत है, समथिंग वॉज रॉन्ग। तो कहता है कि व्हेन, तुम कब जानते थे, कह रहा है जैसे ही मैंने तुझे देखा मैं तभी जान गया कुछ ना कुछ है, तो मतलब ये टाइम बता रहा है। अगर ये टाइम बता रहा है तो एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है, इस एडवर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये एडवर्ब क्लोज है। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये क्लोज है। क्लियर हुआ, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आते हैं अगले पर। कहता व्हेन ly इज एडिड टू एन एडजेक्टिव, कहता किसी एडजेक्टिव में जब हम ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। कहता किसी, ये एडजेक्टिव की लिस्ट है, किसी भी एडजेक्टिव में ly लगा वो एडवर्ब बन जाएगा। तो जैसे ब्रेव में हमने ly लगाया तो ब्रेवली, तो ये एडवर्ब बन गया।